हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 20 नवंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट हुई है सारी का हम एक वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसमें टॉप 400 यानी 400 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। अब तक जितने भी आपकी शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक साथ हमने कवर करवा दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, वहां से आपको पता चलेगा, विद प्रूफ आपको बताया है। साथ ही गाइस, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी वीडियो है हम टेलीग्राम पर डाल चुके हैं। हमारी एप्लीकेशन भी है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। गाइस, जीके करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही जवाब रहेगा क्रिकेट से। सूर्य कुमार यादव जो है इनका संबंध क्रिकेट से है। देखिए, सूर्य कुमार यादव 6 नवंबर 2022 को एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। क्लियर है? तो इनके नाम ये उपाधि है, ये रिकॉर्ड है इनके नाम। पहले भारतीय खिलाड़ी ये बन गए हैं। 1000 एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं। कब बने हैं? 6 नवंबर 2022 को। अगला जो पॉइंट है यह है, उन्होंने मेलबर्न में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के अंतिम सुपर 12 चरण मैच में यहां उपलब्धि हासिल की, और उन्होंने 25 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 61 रन बनाए। और इस साल 28 पारियों में सूर्य कुमार ने 44.60 की औसत से 1026 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा 2 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये आईएमपी पॉइंट है, इसीलिए हमने डाले हैं, इनको याद आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब रहेगा 78 फुट होती है। देखिए, टेनिस जो स्टेडियम होता है उसको कोर्ट के नाम से बोला जाता है, स्टेडियम जो होता है उसको। तो उसकी बेसिकली आपसे पूछिए कि लंबाई कितनी होती है? 78 फुट होती है। क्लियर है? टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फीट होती है और चौड़ाई होती है 36 फीट। क्लियर है? टेनिस कोर्ट का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि सिंगल्स या डबल्स खेला जा रहा है या नहीं। एकल मैचों के लिए कोर्ट संकरा होता है, जिसकी माप 78 फुट 27 गुणित 27 फीट या फिर 2106 वर्ग फुट होती है। क्लियर है? टेनिस कोर्ट के आधिकारिक माप या आयाम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। टेनिस के कुछ प्रतिष्ठित टूर्नामेंट हैं, जैसे कि US ओपन, विमल्डन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन ओपन, US ओपन। तो ये कुछ चर्चित या प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है टेनिस के, याद इनको रखिएगा, यहीं से आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? सही जवाब रहेगा वाघोरा नदी है, जिसके तट पर अजंता की गुफाएं देखने को मिलती हैं। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी के घाटी में स्थित है, और अजंता की गुफाओं को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में वाघोरा नदी के किनारे एक अश्वनाल आकार की चट्टान में नक्काशी से उकेरा गया था। अजंता में 30 गुफाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक बुद्ध के जीवन को समर्पित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं भारत के प्राचीन राग कट गुफाओं के बेहतरीन उदाहरणों में से एक मानी जाती हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि राजा रेड्डी, जिसको राजा और राधा रेड्डी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन में मिला होगा क्वेश्चन में, या फिर इस तरह से ही मिला होगा, दोनों में से कोई भी मिला होगा। राजा रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? सही जवाब रहेगा कुचिपुड़ी से। राजा और राधा रेड्डी एक भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य युगल गुरु और कोरियोग्राफर ये हैं। उन्होंने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के नाट्य तरंगिनी संस्थान की स्थापना और संचालन किया। कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्थानीय है, और यहाँ का ये बेसिकली एक नृत्य रूप है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है? आप ऑप्शंस एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाए, इसलिए हमने जितनी भी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं सारी डाल दी हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं, बाघ गुफाएं, पूर्व बुद्ध गुफाएं, जोगी मारा गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं, ये सारी जो गुफाएं हैं इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया था? सही जवाब रहेगा 1918 में। 1918 का
खेड़ा सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था और यह आंदोलन खेड़ा जिले के उन मजदूरों का समर्थन करने के लिए था जो खराब फसल या फसल खराब होने के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। उसका समर्थन करने के लिए बेसिकली यह आंदोलन था। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन बेसिकली चलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1951 में कौन सा विदेशी भारत आया था और वहां के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। ये दोनों आपसे पूछा गया है एक ही क्वेश्चन में। सही जवाब आपका रहेगा, देखिए 1951 में जो ऑप्शंस मिले उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस तो हमें नहीं मिल पाए, बट यहाँ पर आप याद रखिएगा 1951 में क्लीमेंट एटली जो था ये भारत आया था। और उस टाइम पर कौन था ये, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो ब्रिटेन के उसी से रिलेटेड पूछा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम था। तो उस टाइम पर वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, 1951 में जो ब्रिटेन है इसके जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल भी थे और क्लीमेंट एटली भी थे। ये कैसे थे मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1951 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत आए थे, क्लियर है। तो इटली लेबर पार्टी के नेता थे और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ये रहे थे। 1951 तक ये रहे थे, 1951 तक। और 1951 से कौन बने थे, 1951 से बने थे विंस्टन चर्चिल। ये 1951 से 1955 तक रहे थे। तो 1951 में ये भी रहे हैं और 1951 में ये भी रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन में विंस्टन चर्चिल मिला था या क्लीमेंट एटली मिला था, क्लियर है। यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है जो भी चीज़ें थी। 1951 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल भी थे और कौन थे, क्लीमेंट एटली भी थे, क्लियर है। जे कि विंस्टन चर्चिल जो थे ये 1940 से 45 तक प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के। उसके बाद में कौन बने, क्लीमेंट एटली 1945 से 51 तक। फिर वापस से 1951 से 55 तक विंस्टन चर्चिल आ गए थे प्रधानमंत्री। तो इस तरह से आप देखिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस कंफ्यूज करके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से नहीं है हम आपको ये बता दें। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है कौन कौन से, धन और उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण को रोकना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, करों का भुगतान करना, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्लियर है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 243 ना जो है इससे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 न पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है और इसके मुताबिक हर 5 साल में पंचायत के नियमित चुनाव कराना जरूरी है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं और इन प्रावधानों में पंचायतों की परिभाषा, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियां वगैरह शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से कि जूनागढ़ अभिलेख के राजा का नाम क्या था। तो जूनागढ़ अभिलेख के राजा का नाम था राजा रुद्रदामन। रुद्रदामन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जूनागढ़ शिलालेख को रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। इन नामों से भी इसको बेसिकली जाना जाता है और इसे पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था और यहाँ शिलालेख संस्कृत में बेसिकली लिखा गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन आपका बन चुका है और यहाँ 150 ईसा पूर्व से मौजूद है और भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित है। इस शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपालों में से एक पुष्यगुप्त ने काठियावाड़ में गिरनार के पास सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण करवाया था या बांध बनवाया था। तो ये पॉइंट आपसे इससे पहले पूछा जा चुका है, ये वाला कि सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था, इस तरह से क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में पद्मश्री दिया गया उनका संबंध किससे है। गाइस यहाँ पर हमें बस इतना ही डिटेल इसकी मिल पाई है, इससे ज़्यादा भी नहीं मिली है, कम भी नहीं मिली है। यानी कि पद्मश्री दिया गया उनका संबंध किससे, इतना मिला है। अब पद्मश्री तो हर साल काफ़ी सारे लोगों को दिया जाता है, हाल ही में भी कई सारे लोगों को पद्मश्री के लिए नवाजा गया है, क्लियर है। तो अब एग्जैक्ट नाम अगर उनको पता चल पाता हमें तो हम उनका संबंध भी बता पाते और उनके बारे में और डिटेल आपको कवर करवा देते। बट यहाँ पर इतना ही डिटेल पता चल पाया है। अगर आपने एग्जाम दिया था, आप में से किसी को पता है इस क्वेश्चन का क्या पूरा क्वेश्चन था, तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया पल्लव वंश से रिलेटेड। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूरा भी नहीं मिल पाया है, बट हमने पूरी डिटेल यहाँ पर डाल दी है पल्लव वंश से रिलेटेड। देखिए पल्लव जो वंश है ये दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध शक्ति थी। इस वंश ने 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में बेसिकली ये रहा है और पल्लव वंश ने लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र पर शासन किया था। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु और पल्लव वंश ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। बेसिकली यहाँ से ये जो पॉइंट है यही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कलाकार से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया है। अंटार्कटिका महासागर से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, हमने डिटेल यहाँ पर पूरी डाल दी है। देखिए अंटार्कटिका जो महासागर है इसको दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में ही आपका कि दक्षिणी महासागर को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखते चलिएगा, ये डिटेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेहनत करके आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और ये जो अंटार्कटिका महासागर है ये पृथ्वी के सबसे दक्षिण में स्थित महासागर है, इसीलिए इसको दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। और यहाँ 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश से दक्षिण में है और अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए हैं। यह 5 महासागरों में से चौथा सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा बाणभट्ट। कादम्बरी के जो लेखक इनका नाम है बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। यह संस्कृत में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास था। जो उपन्यास है उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट द्वारा पूरा किया गया था। और ये जो उपन्यास है बेसिकली 2 भागों में विभाजित है। पूर्व भाग जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था और उत्तर भाग जो है ये भूषण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। भूषण भट्ट कौन था? बाणभट्ट के पुत्र थे, उनके द्वारा ये लिखा गया था। यानी 2 भागों में था, आधा लिखा था बाणभट्ट ने और आधा लिखा था भूषण भट्ट ने। और यह नायक चंद्रपीड़ा और नायिका कादम्बरी के बीच एक प्रेम कहानी बेसिकली है। इसका नाम इन्होंने रखा था, क्या रखा था? कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के समान कौन सी योजना है? इस तरह से क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। देखिए मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसे भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से कि दांत से संबंधित सही कथन कौन सा है? इस तरह से, और कथन वाला क्वेश्चन है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन देखकर ही क्लिक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दिल्ली चलो का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA को प्रेरित करने के लिए किया था। जब INA यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था, उस टाइम पर उन्होंने ये नारा दिया था 1944 में। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया था और उन्होंने 6 जुलाई 1943 को सिंगापुर में के एक बड़े मैदान पडांग में अपना प्रसिद्ध दिल्ली चलो मार्च टू दिल्ली भाषण दिया था। क्लियर है? तो याद रखिएगा कब दिया था, किसने दिया था और कहाँ पर दिया था। ये 3-4 चीजें हैं आपकी एग्जाम में ज़्यादातर पूछी ही जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि उराव जनजाति क्या है या किससे रिलेटेड है, कहाँ पर निवास करती है और कौन से नंबर की है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए उराव जो जनजाति है भारत की प्रमुख जनजाति है, इसे कुरुक के नाम से भी जाना जाता है। उराव जनजाति के लोग भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों में रहते हैं। झारखंड में यह दूसरी प्रमुख जनजाति मानी जाती है। उराव जनजाति के लोग झारखंड के अलावा बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति से रिलेटेड, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, क्या था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का लावनी नृत्य किसके साथ होता है? तो ये 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिलाओं कलाकारों के द्वारा किया जाता है महाराष्ट्र का लावनी नृत्य। लावनी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। लावनी अपनी शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है। लावनी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में यह जो नृत्य है 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों के द्वारा किया जाता है। ताने गाने जो है तेज गति पर गाए जाते हैं। इसमें लावनी जो नृत्य है इसकी शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुई थी और लावनी नर्तकियों को मराठा लॉर्ड्स और किंग्स द्वारा संरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पकवाज से कौन संबंधित है? सही जवाब रहेगा तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रामशंकर पागलदास और पंडित अयोध्या प्रसाद। ये सभी जो है ये पकवाज से संबंधित हैं। क्लियर है? पकवाज एक पीपा के आकार का 2 तरफा ढोल है जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित माना जाता है और यह मूल रूप से मिट्टी से बनाया गया था और अभी भी मिट्टी के संस्करण पाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में अब देखने को ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 37 यानी कि अनुच्छेद 37 में क्या आता है? अनुच्छेद 37 में देश के शासन में सिद्धांतों और मूलभूत बातों और कानूनों को बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में 1 मई 1897 को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है और इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है।
जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? क्लियर है? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक दिन और आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था आपसे कि पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य होता है। क्लियर है? तो आज पूछा गया पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्लियर है? तो आत्मनिर्भरता और गरीबी दूर करना पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यह 1974 में शुरू हुआ और 1979 में यह बेसिकली समाप्त हुआ था। रोजगार का स्तर बढ़ाना भी इसका एक उद्देश्य था। समावेशी विकास सातवें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सातवें पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। तेज, अधिक, समावेशी और टिकाऊ विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये भी आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि पांचवी का पूछा जा चुका है आपसे कि उद्देश्य क्या है। हो सकता है आपसे सातवीं और 12वीं का भी पूछ लिया जाए, इसके अलावा और भी पूछ लिया जाए। तो सातवीं पंचवर्षीय जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, अधिक, समावेशी और टिकाऊ विकास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? सही जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख रूपों में से एक माना जाता है। अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप की बात करें तो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया, तो ये अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? सही जवाब रहेगा नर्मदा नदी। नर्मदा जो नदी है ये उल्टी दिशा में बहती है। नर्मदा नदी भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की एक मुख्य नदी है, जो मेखल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। इस नदी के उल्टा बहने का भौगोलिक कारण इसका रिफ्ट वैली में होना है, जिसकी ढाल विपरीत दिशा में होती है। इसीलिए इस नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से वनस्पति से कौन संबंधित है? इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है, 1998 से 2011 तक की जनगणना में युवाओं की जनसंख्या कितनी थी? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खुमायूं शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये एग्जैक्ट वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि खुमायूं कोई सा शहर नहीं है। क्लियर है? ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से था कि हुमायूं 1530 से 1533 और 1533 में गद्दी पर बैठा था। उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीनपनाह की स्थापना की थी। क्लियर है? तो हुमायूं ने की थी यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीनपनाह की स्थापना। हो सकता है इससे ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना हो, बट इस तरह का कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैच नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? और हमें इसी तरह से उन्होंने बताया जिसने बताया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें मिले हैं गाइज। यहाँ पर एग्जैक्ट एनालिसिस आपको हमने दिया है, यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से हमें क्वेश्चंस मिल पाए सारे के सारे हमने आपको बताने की कोशिश की एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चंस। कंप्यूटर की अब बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए, जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो कौन इसे प्राप्त करेगा? तो आपको उस ईमेल एड्रेस का चयन करना होगा जो इसे प्राप्त करेगा, यानी कि जिसको भी आपको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस का चयन आपको करना होगा। यह क्वेश्चन इस तरह से एक पूछा जाता है, जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो आपको यहाँ कहाँ पर रिसीव होता है? तो ये होता है इनबॉक्स में। इनबॉक्स में रिसीव होता है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल को इनबॉक्स में रिसीव किया जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बनता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेट से आपका क्वेश्चन बना है, कंप्यूटर में जीमेल से क्वेश्चन बना है और माइक्रोसॉफ्ट 365 से भी क्वेश्चन आपका बना है। क्लियर है? MS एक्सेल और MS वर्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो इनको आप देख कर जाइएगा। मैथ्स में बात करें परसेंटेज से क्वेश्चन है, समय कार्य से, औसत से, लाभानी से। ये जो टॉपिक है बेसिकली आपके एग्जाम में लगातार पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में। हो सकता है और भी टॉपिक पूछे गए, बट हमें इतने ही मिल पाए हैं। रीजनिंग में बात करें, दर्पण से क्वेश्चन बनाए हैं, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन बनाए, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बनाए, सीटिंग अरेंजमेंट पूछे गई, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन आपका बना है। तो ये बेसिकली रीजनिंग का है। मैथ्स का भी हमने बता दिया, कंप्यूटर का भी बता दिया। जितना मिला है गाइज उतना ही हम बता रहे हैं। हम कोई मन से हर कुछ नहीं बता पा रहे हैं आपको। अगर बताते तो आपको ऐसे मैथ्स के भी सारे टॉपिक बता देते और रीजनिंग के भी बता देते, बट हमें जितना बताया है उन्होंने उतना ही हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा एक शब्द भी हम एक्स्ट्रा आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप बेवजह कंफ्यूज हो। जो चीज़ें आ रही है वही आप पढ़ें तो बेहतर होगा। क्लियर है गाइज? देखिए, यहाँ पर हमने पूरा आपको कवर करवा दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के PDF फाइल आपको मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा। क्लियर है? और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छी वीडियोज हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।